आज से अपन कंपनी अकाउंट शुरू करने वाले हैं ना। उसके अंदर सबसे पहले अपन इशू ऑफ शेयर कैपिटल करेंगे। मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट जो है वो तुम्हारे लिए अलग से बना के रख दूंगा। मेक श्योर तुम वन बाय वन हर एक वीडियो को देखो सो दैट तुम्हारा कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन ना छूटे, साथ साथ में कुछ प्रैक्टिकल भी ना छूटे। नाउ प्रैक्टिकल में एक चीज ध्यान रख लेना जो कि जनरली तुम्हें सिखाया जाता होगा, एनालिसिस टेबल बनाना है। एक्चुअली इट इज नॉट मैंडेटरी बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ वर्किंग नोट, ये ऑप्शनल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग वो एनालिसिस टेबल बनाते हैं। हमारा एडिशनल 8 से 10 मिनट लगता है एंड वी थिंक कि बिकॉज इट इज गुड फॉर चेकिंग हमें उसको बनाना चाहिए। मैं एग्जैक्टली तुम्हारा वही टाइम बचाने आया हूं टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस। तभी मैंने बोला ईच एंड एवरी वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट शायद जो तुम्हारा 15 से 20 मिनट में शेयर्स का एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जिसके अंदर ग्रुपिंग वगैरह आएगा वो बनता होगा, अपन उसको कट डाउन करके सिर्फ 8 मिनट का कर देंगे। सो मेक श्योर तुम्हें एनालिसिस टेबल नहीं बनाना है एंड मेरी हर एक वीडियो के साथ पूरे ध्यान के साथ पढ़ना है। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। अब अगर इस पूरे चैप्टर का श्री गणेश करना है तो जो 11वीं कक्षा में शुरुआत के थ्योरी चैप्टर्स में डेफिनेशन पढ़ी थी कंपनी की, उसी से शुरू करते हैं। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। प्रोफेसर हैनी की ये डेफिनेशन तुमने 11वीं कक्षा में पढ़ रखी होगी, लेकिन अब हमारा काम है इसी चीज को थोड़ा सा प्रोफेशनली पढ़ना अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, भैया ये बताओ कि कंपनीज एक्ट 2013 से पहले क्या कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती थी? ये बिल्कुल नया नया ट्रेंड है क्या? आज से मतलब 8-9 साल पहले का, 10 साल पहले का, इससे पहले कंपनीज नहीं थी क्या? तो एक्चुअल में इसका बेस्ट आंसर मिलता है प्रोफेसर हैनी की डेफिनेशन से थोड़ी दूर, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत दी गई डेफिनेशन से। अब क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें याद रहे तो वो डेफिनेशन मैं तुम्हारे साथ लिखना चाहूंगा और तुम भी मेरे साथ नोट्स बना रहे होगे। अगर हां तो कमेंट में आ जाना चाहिए भैया आपके साथ ही नोट्स बन रहे हैं। लिखो जरा मेरे साथ, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कंपनी इज अ कंपनी। कंपनी एक कंपनी है, कौन सी? इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। पहले तो इतना समझो, उसके बाद भाई तुम्हारा आगे लिखेगा कंपनी एक वो कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट के अंदर, बन के तैयार अगर कोई भी बिजनेस इस एक्ट के तहत खड़ा हो जाता है तो वो कंपनी ही कहलाएगा। पार्टनरशिप नहीं कहला सकता, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं कहला सकता, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कहला सकता। अगर इस एक्ट के तहत सारे लीगल बाउंडेशंस जो भी हैं इस एक्ट के तहत मान के अगर उस बिजनेस को तैयार किया गया है, इनकॉर्पोरेट करना मतलब स्टार्ट करना, तैयार करना, तो वो कंपनी कहलाएगा। तो पहली चीज, कंपनी वो कंपनी है जो इस एक्ट के तहत तैयार हुई हो। और बेटा बहुत बड़ा और है यहां पे, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब ऐसा क्यों लिखा कि एनी प्रीवियस कंपनी लॉ? क्योंकि एग्जैक्टली यहीं पे आंसर छुपा हुआ है। इससे पहले भी एक कंपनी लॉ हुआ करता था, वो 2013 नहीं था, वो 1956 था। मतलब 1956 से जब अपने यहाँ पे इकोनॉमीज के अंदर 5 ईयरली प्लान आना चालू हुए थे, भारत की इकोनॉमी के अंदर 5 ईयरली प्लान आना चालू हुए थे, तब हमारे पास भारत के अंदर एक एक्ट आ चुका था, कंपनीज एक्ट 1956। तो जो भी बच्चों ने 2013 से पहले पढ़ाई की होगी उनके लिए कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। तभी बोला गया अगर 2013 में आपने कंपनी बनाई उसके बाद बनाई तो आप 2013 के तहत काउंट हो गया एज अ कंपनी, लेकिन आप तब भी कंपनी ही हो अगर उससे पहले कोई एक्ट हुआ करता था, वो था 1956 का कंपनीज एक्ट। तो यू आर अ कंपनी एज वेल अगर 2013 से पहले भी एग्जिस्ट करते थे, बिकॉज देयर वाज एन एक्ट, उसके लिए एक एक्ट हुआ करता था। लेकिन अब इसकी जगह ये भाई साहब आ गए तो इसके गुणगान हो रहे हैं। अच्छा भैया ये कहां देखने को मिलेगा हमें कि कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट? क्योंकि आप तो एक्ट के तहत ये डेफिनेशन लिख रहे हो, तो बेटा लोग तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बताया गया है। ये भी तुम्हें इसके अंदर नॉलेज होना चाहिए कि ये जो पूरी डेफिनेशन दी गई है ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बोला गया है। ये पहला बेस है तुम्हारा बनाने के लिए कि हर वो बिजनेस कंपनी कहलाएगा, एनी काइंड ऑफ बिजनेस जो इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, इस एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुआ है या कोई प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत। अब इसी के साथ साथ
अब मैंने इनकॉर्पोरेशन की क्योंकि बात कर ली है, यहां पे तुम देख रहे हो ना इनकॉर्पोरेशन की बात चल रही है, मुझे पहला फीचर समझाने में काफी आसानी होगी, मैं लिख लेता हूं, अपन उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। पहला फीचर आता है भाई इनकॉर्पोरेशन। आखिर कंपनी बहुत डिफरेंट कैसे है? क्यों वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं है? क्यों वो पार्टनरशिप नहीं है? खैर पार्टनरशिप क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में भी है, मैं डिफरेंसेस पूरे पढ़ाऊंगा, तुम्हारे माइंडसेट में क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया ये पार्टनरशिप है और ये कंपनी है। बट उससे पहले कंपनी के बेसिक फीचर्स तो अपन एक बार डिटेल में कर ले, सो दैट डिफरेंशिएशन पार्टनरशिप के साथ आसान हो। तो इनकॉर्पोरेशन बोलता है कि कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल का मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब समझो, इस कंपनी को या जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, क्रिएट होती है, फॉर्म होती है, एग्जिस्टेंस में आती है, वो आर्टिफिशियल तो है। आर्टिफिशियल कैसे है? कानूनी पेपरों पे तो कैसे? आर्टिफिशियल का मतलब समझे, इट इज ऑन पेपर्स। जब भी कंपनी के पेपर उठा के देखोगे, भारत सरकार का अप्रूवल मिलेगा कि यस ये कंपनी कानूनी तौर पे एग्जिस्ट करती है भारत के अंदर। तो आर्टिफिशियल पर्सन कैसे बनी? बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब अगर आप उसको कानून के पन्नों में देखने जाओगे तो आपको वो कंपनी एग्जिस्ट करते हुए मिलेगी, लेकिन कभी रियल टाइम में तुम्हें नहीं मिल जाएगी कि तुम ढूंढने निकले, यार आज मैं सोच रहा हूं कि मैं मेडमिक्स साबुन को ढूंढूंगा, उससे हाथ मिलाऊंगा, तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वो सब ब्रांडिंग वगैरह है, वो सब नाम में एग्जिस्ट करता है, वो सब ऑन पेपर्स एग्जिस्ट करता है। रियलिटी में एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो पहली चीज क्लियर, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन बनने की परमिशन किसने दी? बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। पूरा प्रोसेस है लॉ का, उसके थ्रू। अब ये किस लॉ में रजिस्टर्ड है ये तो तुम्हें भी पता होगा, अपन पढ़ के आ चुके हैं, कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ, कंपनी लॉ बेसिकली जो 1956 का था। अब बात यहां खत्म हो जाती तो बहुत अच्छा लगता। तुमने मेरे से एक सवाल नहीं किया जो मैं चाह रहा था तुम मेरे से सवाल करो। सिंपल सवाल है, भैया ठीक है आर्टिफिशियल पर्सन जैसे एग्जिस्ट कर रही है, कानून में एग्जिस्ट कर रही है, इनके बनाने वालों को क्या बोलेंगे? जनरल टर्म्स में तो तुमने सुन के रखा होगा, मुझे ऐसा लगता है तुमने सुना होगा कि भैया इनको तो ओनर्स बोलते। बिल्कुल सही है, एक या दो लोगों की बात करें, तीन लोगों की बात करें, ओनर सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहां पे अपन बात कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड की। भाई मैं तुम्हें सिंपल अनुवाद करके बताता हूं, प्राइवेट लिमिटेड में मैक्सिमम हो सकते हैं 200 मेंबर्स, समझ रहे हो, 200 लोगों तक हो सकते हैं। और पब्लिक लिमिटेड में तो अनलिमिटेड लोग पैसा लगा सकते हैं, पब्लिक लगा सकती है, तभी तो पब्लिक लिमिटेड है। मैं पब्लिक सेक्टर की बात नहीं कर रहा जो सरकारें वगैरह चलाती हैं, वो पब्लिक SECTOR सेक्टर कहलाता है। मैं बात कर रहा हूं पब्लिक लिमिटेड की, जिसमें अनलिमिटेड लोग चाहे तो पैसा लगा सकते हैं। रिलायंस विलायंस हो गया, बिरला हो गया, तुमने सुनी रखे हैं नाम यार, जिनमें तुम पैसा लगा सकते हो, इन्फोसिस वगैरह, टाटा वगैरह हो गया। अब यार अगर मैं उनको ओनर्स ना बोलूं तो मैं क्या बोलूं? कंपनीज एक्ट 2013 ने नाम तय कर दिया कि जो ये आर्टिफिशियल पर्सन को क्रिएट करने वाले लोग होंगे, कानून के प्रोसेस के तहत कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लोगों का नामकरण कर दिया जाएगा, उन्हें बोला जाएगा शेयर होल्डर्स। अब आप बोलोगे भैया ये शेयर होल्डर का मतलब भी तो बता दो। मैं कहूंगा बहुत सिंपल है भाई, शेयर होल्ड करने वाले। हर बंदा इस कंपनी के अंदर एक हिस्सा होल्ड करेगा। अगर कंपनी को 100% लेकर चल रहे हो तो हो सकता है तुम्हारा 5% शेयर हो, मेरा 10% शेयर हो, अपने दोस्तों का 15% शेयर हो, किसी का मात्र 1% शेयर हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी का एक छोटा सा पोर्शन वो होल्ड करेंगे। और क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन ओनरशिप, क्योंकि तुम ओनर हो ना, तो ओनर कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन यू होल्ड अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी, उस कंपनी का अगर तुम एक हिस्सा होल्ड करते हो तो इसलिए वो ओनर टर्म को हटा के हमने टेक्निकल लीगल टर्म बना लिया, हिस्सा होल्ड करने वाला वही ओनर है, वही भगवान है। तो अपन ओनर यूज करते हैं, इससे अच्छा अपन ने शेयर होल्डर यूज कर लिया। थोड़ा फैंसी लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि अपन पढ़ रहे हैं कुछ, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ओनर तो हर कोई जाए, PCM वाले भी जानते हैं ना, तो अपन को PCM वालों से नकल नहीं करनी, अपन को करना है कि अपने कुछ टर्म्स होने चाहिए। तो कंपनीज एक्ट के अंदर इंस्टेड ऑफ सेइंग ओनर्स 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 दे हैव सेड शेयर होल्डर। एंड उसका लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि सोचा कि फैंसी है तो ओनर को हटा के शेयर होल्डर कर देते हैं। देयर इज अ रीजन, बिकॉज इस पूरी कंपनी के अंदर देयर आर नॉट जस्ट 1 और 2 पर्सन, 2 या 3 4 लोग नहीं है जो होल्ड करेंगे। प्राइवेट लिमिटेड में 200 तक जा सकते हैं, 200 के ऊपर जाओगे तो ऑटोमेटिकली पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाओगे, जहां हजारों लाखों लोग पैसा लगा सकते हैं। तो वो भी अपने आप को कुछ कहना चाहेंगे। अब बुरा लगेगा ना यार, तुम सोचो तुमने रिलायंस के 5 शेयर खरीदे, 5 हिस्से खरीदे, 10-10 रुपए वाले मान लेते हैं, 10-10 रुपए के रिलायंस के 5 हिस्से खरीद लिए तुमने। अब तुम पूरे मोहल्ले में चिल्लाए फिर रहे हो कि तुम्हें पता है रिलायंस का ओनर कौन है। उसने बोला नहीं भैया यार मेरे को तो नहीं पता, अंबानी सुना था, कोई नया बन गया क्या? तुमने उसके कान में बोला
मैं, भाई है तुम्हारा। तो वही बोले क्यों पागल हो गया भाई, क्या कौन सी बातें कर रहा है। तो यहां पे समझाने के लिए इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज ओनर्स, इट्स बेटर टू कॉल शेयर होल्डर। मैं हिस्सा होल्ड करने वाला इंसान हूं। ओनर बहुत डोमिनेटिंग वर्ड हो जाता है, तो इसलिए क्योंकि मैनी ऑफ मतलब लाइक आज के टाइम पे तो पब्लिक कैन होल्ड द शेयर ऑफ अ कंपनी, वहां पब्लिक अपने आप को ओनर ओनर ना चिल्लाने लगे, बिकॉज दे डोंट होल्ड द मेजॉरिटी ऑफ शेयर। उन्होंने कंपनीज एक्ट ने नाम दे दिया कॉल इट शेयर होल्डर। वो सुनने में काफी अच्छा लगता है। अब जब मैंने तुम्हें पहला इनकॉर्पोरेशन पढ़ा दिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस द वर्ड शेयर होल्डर, इसी चीज को अपन सेकंड पॉइंट में कंटिन्यू करते हैं। सेकंड पॉइंट इसका कहता है, जैसा मैंने आपको बताया भी था, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी बोलता है कि ये जो कंपनी होती है ना, जितने भी लोग इसमें हिस्सा होल्ड कर ले, उनके साथ कुछ भी होता रहे उनकी लाइफ में पर्सनल लेवल पे, वेदर वो इंडिविजुअल एग्जिस्ट भी करे या ना करे, ये कंपनी अपने आप में क्या है, मैंने तुम्हें पढ़ाया ना टर्म, क्या पढ़ाया, आर्टिफिशियल पर्सन है। और ये भी तुम्हें काम में आएगा, आई कैन गारंटी यू दैट। ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है कि कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसको किसने बनाया, शेयर होल्डर्स ने बनाया। लेकिन ये कंपनी क्योंकि अपने आप में सेपरेटली एग्जिस्ट कर रही है, तो शेयर होल्डर्स को अगर कुछ भी होता है, वेदर दे एग्जिस्ट और नॉट, वो जिए या मरे, उससे कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी फिर भी चलती रहेगी। कंपनी को ओनर्स की जरूरत नहीं होती है इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस, क्योंकि वो कानूनी तौर पे अपना अलग वजूद लेके चलती है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है उनका। जैसे तुम्हारा मान लेते हैं शेयर होल्डर का, किसी का भी आधार कार्ड तो तुमने सुना होगा, अपना आधार कार्ड होता है। इस आधार कार्ड की कंपनी में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंपनी का खुद का सर्टिफिकेट होता है। जैसे तुम्हारा आधार कार्ड, कंपनी का भी अपना आधार कार्ड, उस आधार कार्ड को बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी कंपनी का अपना अलग वजूद हो गया। इससे अगर आप एज अ शेयर होल्डर फेल हो जाते हो पूरा पैसा देने में भी, या कोई और आपके साथ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, आप एग्जिस्ट नहीं करते हो, आप जीवित भी नहीं रहते, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो किसी की भी बात कर रहा हूं, समझ लो कोई भी अगर एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, डिसीज्ड हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो भी कंपनी की फंक्शनिंग पे, कंपनी की वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और तभी तो एक बात निकल के आती है कि अगर तुम अपने नाम पे घर खरीदोगे तो कंपनी को कोई लेना देना नहीं, लेकिन कंपनी अपने नाम पे कोई बिजनेस प्रॉपर्टी खरीदती है, कोई व्हीकल खरीदती है, कोई भी एसेट बिल्डअप करती है, तो उसमें तुम्हारी कोई हिस्सेदारी नहीं। कंपनी के अपने अलग एसेट्स होंगे, तुम्हारे अपने अलग एसेट्स होंगे, दोनों कभी क्लैश नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर कंपनी ने एक बढ़िया बिजनेस प्रॉपर्टी खरीद ली है प्राइम लोकेशन पे, तो आज से तुम्हारा उस पर अधिकार हो गया है। नहीं, वो कंपनी का ही अधिकार बना रहेगा। भले ही तुमने सोचा यार मैं बड़ा इंटेलिजेंट हो गया हूं, आई हैव टू परचेज अ कार, एक काम करता हूं कंपनी के नाम पे खरीद लेता हूं, तो बेटा समझ लेना, अगर तुम्हारे साथ कभी कोई घटना हुई या तुम बैंकरप्ट वगैरह हो गए या तुम्हारे पास पैसा नहीं बचा, तो तुम कंपनी के ऊपर वो क्लेम नहीं कर सकते हो कि मेरे को वो कार दे दो, वो कंपनी की ही रहेगी। तुम यूज कर सकते हो, बट दैट बिलोंग्स टू कंपनी। वो कंपनी की संपत्ति है, कंपनी का एसेट है, तुम्हारा नहीं है। तो कंपनी हमेशा सेपरेट होगी, तुम हमेशा सेपरेट होगे। तभी मैंने बोला एक पॉइंट जिससे मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूं कि आपका कुछ भी नहीं होता है। Whatever belongs to company remains with the company, तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं है। एंड इसलिए इसके साथ नेक्स्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन। अगर तुमने कभी सुना हो, वैसे मेरे को लगता है कि तुम्हें मालूम होगा कि परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, बट फिर भी मेरा काम है तुम्हें समझाना, तो तुम्हें समझा देता हूं बहुत ही इजी टर्म्स में। कंपनी विल कीप ऑन परफॉर्मिंग इट्स टास्क टू द एंडलेस पॉइंट ऑफ टाइम। कंपनी को कोई लेना देना नहीं है कि कंपनी के बाहर क्या चल रहा है। कंपनी फॉर्म ही इसलिए होती है कि आज से हम अनंत काल तक काम करेंगे। मैंने बोला ना यहां पे एंडलेस पॉइंट ऑफ टाइम, तुम्हें ये दिमाग में रखना है कि एंडलेस पॉइंट ऑफ टाइम बोला गया है। कंपनी ने इसलिए एग्जिस्टेंस नहीं लिया है कि उसे कल काम खत्म कर देना है, आज से 5 साल बाद खुद को बंद कर देना है, आज से 10 साल बाद खुद को बंद कर देना है। हाँ, होता है ऐसा, कुछ कंपनीज फॉर्म होती हैं स्पेशल पर्पस के लिए, उसके बाद वो बंद हो जाती हैं, बट अगेन वो स्पेशल केसेस है। We are not talking about those things. We are talking about companies in general. In general कैसे कंपनीज फॉर्म होती हैं? To exist to the endless point of time. मतलब उनका कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां वो ये सोच के बैठे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि मेरे को तो काम बंद करना है,
मेरे को आगे करना ही नहीं है काम, नहीं, दिस इज नॉट हाउ कंपनी वर्क्स। तो इसलिए उसमें बोला जाता है कि कंपनी की एक खूबी होती है कि कंपनीज परपेचुअल सक्सेशन होती हैं। परपेचुअल सक्सेशन अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, दे विल कीप ऑन परफॉर्मिंग इट्स टास्क, वो अपना काम करती रहेंगी कंपनी जब तक वक्त खत्म नहीं हो जाता, समय खत्म नहीं हो जाता। मतलब उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि 20-25 साल बाद काम खत्म होने वाला है। अब यहीं से तुम्हारा सवाल नेक्स्ट आएगा, भैया ठीक है बहुत अच्छी बात बताई, सुनने में बड़ा मजा आया, एक चीज और बताओ ना कि पैसा हम लगाएं, कंपनी तो शुरू तुम ही करोगे कि कंपनी अपने आप ही आर्टिफिशियल बन के तैयार हो जाएगी? लाइक आज सोए थे तुम, कल उठे तो तुमने देखा कि कंपनी अपने आप बन के तैयार है? नहीं, जो भी पैसा कंपनी में लगेगा वो तुम अपनी जेब से लगाओगे, तब कंपनी शुरू होगी, तब वो कंपनी स्टार्ट होगी। अब कंपनी शुरू हो गई, तुमने पैसा लगाया, कंपनी चालू, तुमने खुद उसको लीगली रजिस्टर करवाया, आर्टिफिशियल पर्सन बनाया, उसका एग्जिस्टेंस क्रिएट किया, तुमने खुद को शेयर होल्डर बोलना चालू किया, क्योंकि तुम्हारा सोच जो था ना वो बहुत बड़ी थी। मतलब तुमने ये सोच के रखा था कि कंपनी जो है ना, ठीक है अगर मैं स्मॉल स्केल बिजनेस चलाता तो पैसा कम कमाता, ये कंपनी भले ही सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह एग्जिस्ट करेगी लेकिन मजा आएगा, क्योंकि अगर ये ग्रो करेगी तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी ग्रो करेगी। एंड इसलिए जनरली कंपनी बनाई जाती है क्योंकि वो फिर एक बड़े ब्रैकेट में आ जाती है। छोटा बिजनेस चलाना है, सोल प्रोप्राइटरशिप चला लो, 1% कंपनी चला लो, चलेगा, वो बहुत छोटे लेवल पे। जब तुम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे आ जाते हो ना, तो तुम सोल प्रोप्राइटरशिप से 10 गुना ज्यादा कमा रहे होते हो, 20 गुना, 15 गुना, 50 गुना ज्यादा कमा रहे होते हो। ये प्राइवेट कंपनी बनाने के रीजंस होते हैं। पब्लिक लिमिटेड का भी वही रीजन है, करोड़ों अरबों का बिजनेस होता है तब जाके आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन सकते हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन सकते हो, व्हाटएवर द थिंग इज। लेकिन इस ब्रैकेट में आना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। लाइक टर्नओवर आपका 20 लाख से अबव होना चाहिए, देन यू विल बी कंसिडर्ड और यू कैन अप्लाई फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ऐसे ही आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बना सकते हो। लेकिन फिर डर बैठता है दिमाग में कि भैया ठीक है आपने बोल दिया, हम आज एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, कल हम डिसीज्ड हो जाते हैं, हम नहीं रहते हैं, लेकिन ये कंपनी चलती रहेगी, कौन चलाएगा? आप जिसको बोल के जाओगे, आपने जिसको बोल के रखा होगा कि मेरे बाद वसीयत में लिख के जाते ना कि मेरे बाद ये चलाएगा वो चलाएगा, उसको मिल जाएगी कंपनी। लेकिन फिर भी दिमाग में आता है कि भैया मान लेते हैं कि हमारा पैसा लेके तो कंपनी सेपरेट हो गई, अलग चलने लगी, क्या हो अगर ये कंपनी डूबने पे आए? तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये तब तो बोल रहे थे हम अलग हैं, लेकिन डूबने पे आए तो हमारा तो पूरा एक घर का भी सामान उठा के ले जाए। मतलब जब हमें उधारियां चुकानी पड़ी उस कंपनी की जो बंद होने वाली है, जो डूबने वाली है, जो नुकसान में चल रही है, ऐसी हालत हो जाए कि हम इसकी उधारियां चुकाते चुकाते घर का सामान बेचने लगे। तो इसलिए क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी बनाया था ना, इसलिए चौथा क्लॉज आ जाता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी तुम्हें बचाती है बेटा कि अगर मान लो इन केस इस कंपनी को लॉस हो जाता है, ये कंपनी डूबने लगती है, तो तुमने एज अ कैपिटल जितना कमिटमेंट किया होगा, 2, 5, 10 लाख रुपए जितना तुमने लगाया होगा, कंपनी उतना ही क्लेम कर सकती है अंडर कंपनीज एक्ट। तुम्हारी जेब से उतना ही पैसा जाएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला यहां सीन नहीं है कि तुम्हारे घर खानदान सब बिक जाएंगे क्योंकि कंपनी को लॉस हो गया है, उन सारे उधारी वालों को पैसे वापस करने हैं तो तुम घर के सामान को बेच बेच के वो काम कर रहे हो। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इन कंपनीज एक्ट 2013 आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी जितना तुमने अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा उतना ही तुमसे मांगा जाएगा, उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं मांगा जाएगा। दैट इज द फीचर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। भैया कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का ये एक अच्छा फायदा है, ये एक अच्छा फीचर है कि लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब हां, ऐसा नहीं है, कुछ केसेस में आप इंटेंशनली ऐसी कंपनीज डेवलप करते हो, इनकॉर्पोरेट करते हो, जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है, वो ऑप्शन दिया गया है। लेकिन मैं जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूं। जनरल टर्म्स में कंपनीज के अंदर जो शेयर होल्डर बनते हैं, उनकी लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड ही होती है। अब इसी के आगे एक और खूबसूरती बतानी है मुझे तुम्हें कंपनी के बारे में, क्योंकि तुम्हें पढ़ने वाले हो एक चैप्टर के अंदर टॉपिक इशू एंड री इशू ऑफ शेयर्स वाला, तो मुझे तुम्हें अगेन बेसिक बताना जरूरी है, जिसे बोला जाता है ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स। पूछोगे भैया ये क्या है, ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या है? क्या ऐसा हो सकता है अगर मैंने किसी कंपनी में पैसा लगा के रखा है, से फॉर एन एग्जांपल तुमने शेयर मार्केट देखा ही होगा, हमारे यहाँ का निफ्टी वगैरह है, बेसिक शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो ये सीन क्या है? बेस्ट तरीका है, कंपनीज के अंदर ऑप्शन दिया गया है कि अगर तुम्हें पैसा लगा के रखना है तो तुम जन्मों जन्मांतर लगा के रख सकते हो, वो शेयर्स तुम्हारे पास ही रहेंगे, तुम उसके हिस्सेदार कहलाओगे, उस कंपनी के हिस्सेदार कहलाओगे। लेकिन कभी तुम्हारा मूड बना
मेरे को इस कंपनी से अब कोई कनेक्शन नहीं रखना। मे भी हो सकता है वो कंपनी लॉसेस में जा रही हो, मे भी हो सकता है वो कंपनी उतनी प्रॉफिटेबल ना हो और तुम्हें उतना फायदा नहीं दे पा रही हो, मे भी हो सकता है कि तुम्हें बेटर कंपनीज मिल गई हैं जिसमें तुम अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक बना सकते हो। ऐसे केस में तुम चाहे तो कभी भी शेयर्स अपने बेच सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो किसी और को। यू हैव दिस ऑप्शन। यहां पे बीच में ब्रोकर्स होते हैं, दलाल होते हैं, उनके थ्रू तुम अपने शेयर्स कभी भी उठा के मार्केट में बेच सकते हो। दैट इज द ऑप्शन अवेलेबल टू यू एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ कंपनी। इंडिया में ये जो कंपनीज एक्ट है 2013 या 1956 इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ओनली। बिकॉज यू हैव ऑल द ऑप्शंस, यू हैव ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी। तुम्हारी लायबिलिटी लिमिटेड है, तुम्हारा पैसा डूबेगा तो लिमिटेड जितना तुमने लगाया था उतना ही डूबेगा। 500, 1000, 2000, 2 लाख अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना लगाया उतना डूबेगा। लिमिटेड लायबिलिटी है। आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी अपना अलग काम करते रहे। मेरे को लगता है मैं पैसा लगाऊंगा, मेरे को नहीं लगता मैं पैसा निकाल के कहीं और लगा दूंगा। ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर, मैं अपना हिस्सा किसी और को ट्रांसफर कर दूंगा, बदले में मैं अपना पैसा ले लूंगा। दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल ओनली अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनीज एक्ट। किसी और बिजनेस मॉडल में ये चीजें अवेलेबल नहीं है एंड दैट इज द रीजन इंडिया के अंदर ये कंपनीज एक्ट इतना फेमस हो रहा है। अब तुम्हें यहां पे बहुत अच्छा लगने लगा क्योंकि जैसे ही मैंने तुम्हें बताया कि ये ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर बहुत ही ईज होता है, बहुत ही आसानी से होता है, तो तुमने पता है क्या सोचा? मैं खरीदूंगा 5 रिलायंस के शेयर 10-10 रुपए के हिसाब से। तुमने पूरा अभी से कैलकुलेशन, भैया की ये क्लास खत्म हुई नहीं, तुमने कैलकुलेशन चालू कर दिए कि 10 रुपए के हिसाब से भैया बोल रहे कि शेयर रिलायंस का मिल जाता है। अगर 5 हिस्से भी खरीदता हूं, और बेटा रिलायंस के 5 शेयर का मतलब तुम्हारा उसमें हिस्सा पता है कितना होगा? इतना, जरा देख लो जरा ध्यान से, मतलब इससे भी बियॉन्ड ही होगा, बट मैं तो रैंडमली बता रहा हूं, ठीक है? समवेयर अराउंड इधर उधर कुछ होगा, मतलब तुम्हारा ये शेयर होगा। और तुम सीना ठोक के सबको बोलने लगे पता है रिलायंस का ओनर कौन है? भाई तुम्हारा हिस्सा होल्ड करता है, शेयर होल्डर है। तो यहां पे तुम्हें एक चीज समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक टर्म होता है, मैं नेक्स्ट पेज भी समझाता हूं या यही कर लेते हैं अपन, वो होता है मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, है ना? वो क्यों समझाना जरूरी है? क्योंकि अगर तुम इसमें कंफ्यूज हो गए तो तुम स्कूल में भी गलत आंसर दोगे, जो कि भाई तुम्हारा नहीं चाहता है। तो मैनेजमेंट एंड ओनरशिप क्या हुआ? ओनरशिप में तो बेटा तुम ओनर हो, इस चीज से तो कोई गलती से वो हक तुमसे छीन भी नहीं सकता कि यू विल कंसिडर्ड एज द ओनर बिकॉज यू आर द शेयर होल्डर। तुमने भले ही 50 रुपए के शेयर खरीदे, बट स्टिल यू आर द ओनर, यू आर द शेयर होल्डर ऑफ द बिजनेस। ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो कल से तुम ही बिजनेस चलाने लगो, एक काम करो, अंबानी घर पे बैठे, और क्या तुम क्या करोगे? नहीं, दैट इज वेयर ओनरशिप और मैनेजमेंट इज डिफरेंट। यही सारे शेयर होल्डर्स जो होते हैं ये इलेक्ट करते हैं। जी हां, तुम्हारे पास ये पावर है, तुम बैठ सकते हो। जो वोटिंग होती है, तुम्हारे पास वोटिंग का अधिकार है, वोटिंग का राइट है। लेकिन ऑब्वियसली तुम 50 रुपए लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट करके 1000 रुपए का ट्रेन का टिकट कटा के, दिल्ली में भी अगर तुम रहते हो तो तुम जानते हो पेट्रोल कितना लगता है बेचारा एक जगह से दूसरी जगह जाने में। 200-300 रुपए का पेट्रोल लगा के रिलायंस के ऑफिस जाके चौकीदार को ये समझा रहे होगे कि मैंने 50 रुपए लगाए हैं, तो मेरे को इलेक्ट करना है, वोट करना है, मेरा वोटिंग राइट है, ये डिसाइड करना है मेरे को कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे। तो वो तुम्हें एंट्री नहीं देगा, दे भी दे हो सकता है शायद, बिकॉज यू हैव द शेयर्स। बट समझो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं। यहां पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स कहलाते हैं, लेकिन यही शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट के लिए कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं, और जो लोग मैनेज करते हैं वो डायरेक्टर्स कहलाते हैं। जनरली डायरेक्टर्स वो भी होते हैं जिनके पास हाईएस्ट शेयर्स होते हैं, वो ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं। लेकिन वो जो मैनेजमेंट राइट होता है इन्हीं डायरेक्टर्स के पास होता है, और उन डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने वाले आप ही लोग होते हैं, आप ही शेयर होल्डर्स होते हैं, बिकॉज यू हैव दैट वोटिंग राइट। आपके पास अधिकार है। 2 चीजें सीखी यहां से। पहली चीज क्या सीखी? कि आप एज अ शेयर होल्डर ओनर हो। अगर ओनर हो तो दूसरी चीज वोटिंग राइट आपके पास है, वोट करने का अधिकार है कि उस पूरे कंपनी के अंदर डायरेक्टर कौन होगा, और जो भी डायरेक्टर इलेक्ट किए जाएंगे, जितने भी डायरेक्टर सिलेक्ट किए जाएंगे, वो पूरे बिजनेस को मैनेज करने के जिम्मेदार होंगे। तो कंपनी के अंदर मैनेजमेंट इज डिफरेंट एंड ओनरशिप इज डिफरेंट। ये दोनों एक ही नहीं होती है। ऐसा नहीं होगा कि तुमने 50 रुपए के शेयर खरीदे रिलायंस में और कल से कोट सूट पैंट पहन के पहुंच गए और वहां पे सारी चीजें मैनेज करना चालू कर दी। बेटा स्कूल के मॉनिटर वाली बात नहीं है। यहाँ पे कंपनी चल रही करोड़ों अरबों की, तुम्हारे 50 रुपए से फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैनेजमेंट इज डिफरेंट टोटली फ्रॉम द ओनरशिप। ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। ये चीज भी तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। अब क्योंकि मैं लास्ट चीज बताने वाला हूं, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगा। हर कंपनी की एक कॉमन सील होती है। ये लास्ट फीचर है, मेरे को मालूम है मैंने बहुत ज्यादा खींच दिया है तुम लोगों को, लेकिन मजा तो तभी है जब डिटेल में पढ़ो, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो तुम वैसे भी पढ़ चुके होगे ये चैप्टर, है ना। तो कॉमन सील क्या कहता है यार?
कॉमन सील कहता है हर कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमन सील बनाई जाती है, वो ठप्पा सा लगता है कंपनी का। बट कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कंपनी में और मे नॉट हैव अ कॉमन सील। कंपनी की कॉमन सील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों सिनेरियो होते हैं। लेकिन जनरली क्योंकि कॉमन सील होती है, यहाँ पे वो नाम वाम लिखा रहता है और फिर आप यहाँ पे बढ़िया साइन करते हो और ये ठप्पा कॉमन सील का लगा होता है, तो जनरली कॉमन सील देखी जाती है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में मैंने बिठा दिया है कि यस देयर आर चांसेस कि कंपनी की कॉमन सील हो, शायद ना भी हो, चलेगा, दोनों में होता है। लेकिन जनरली हमारे भारत में देखा गया है कि कॉमन सील होती है। तो वो कॉमन सील से क्या प्रूफ हो जाता है कि जिसके भी साइन है, बिकॉज एक कंपनी खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, बिकॉज वो आर्टिफिशियल पर्सन है, सिर्फ पेपरों में है, रियलिटी में नहीं है। तो कंपनी को जो आर्टिफिशियल है उसको रिप्रेजेंट करने वाला कोई बंदा होना चाहिए। तो इस कॉमन सील के ऊपर जिस भी बंदे के साइन होते हैं, जनरली वो डायरेक्टर्स या फाइनेंशियल मैनेजर हो गए, वो सब होते हैं, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कंपनी को, तब वो जाके कॉमन सील लगती है, शोइंग दैट दिस कॉमन सील प्रूव्स ये जो बंदे के साइन है ये इस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, इसका कंपनी के साथ कानूनी रिश्ता है। एवं ही कॉमन सील नहीं लग गई, तभी आप हर जगह ये कॉमन सील लगी हुई नहीं देखोगे, वही देखोगे जहां पे वाकई में वो बंदा उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब अपन को पास्ट में छोड़ के आना पड़ेगा, या फिर जो तुम्हारा फ्यूचर हो सकता है कि मे बी इसके बाद तुम पार्टनरशिप वाला चैप्टर करने वाले होगे। एक्चुअल में एक क्लियर डिफरेंस तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज होगा क्या, तुम हमेशा इस डिलेमा में रहोगे कि यार पार्टनरशिप में तो वैसा होता था, यहां पे क्यों डिफरेंट हो रहा है। अपन को वो चीज बहुत क्लियर करनी पड़ेगी, एंड उसके लिए वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कि पार्टनरशिप क्या होती है और कंपनीज क्या होती हैं। तो अपन क्या करते हैं, इनको एक बार पढ़ना चालू करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक कंपनीज एंड पार्टनरशिप। आखिर ये अपने आप में दोनों डिफरेंट कैसे हैं? पहली चीज तो यार ये दोनों के एक्ट ही डिफरेंट है। अब मैं कैसे बताऊं, इट्स ऑल अबाउट, एक तुम सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे हो, एक तुम आईएससी स्कूल में पढ़ रहे हो ना, दोनों में तुम 12th की पढ़ाई कर रहे हो, दोनों में तुम्हारे बोर्ड के रिजल्ट्स बनेंगे, दोनों में तुम्हारे 12वीं कक्षा के रिजल्ट बनेंगे, दोनों के वेटेज यानी मायने रखते हैं किसी ना किसी हद तक, बट दोनों का एक तरह से ओवरऑल स्ट्रक्चर, ढांचा जिसे बोलते हैं, वो टोटली डिफरेंट है। कहने को सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है, बट अगेन ढांचा जो डिफरेंट है वो मैटर करता है। यहां पे भी दोनों बिजनेस मॉडल हैं अपने आप में, पार्टनरशिप से भी आप बिजनेस कर सकते हो, कंपनी से भी आप बिजनेस कर सकते हो, लेकिन अगेन दोनों का ढांचा डिफरेंट है, दोनों का ओवरऑल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि आईफोन से भी तुम फोन पे बात ही करोगे, तुम वहां से टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते, और एक एंड्रॉइड फोन से भी वही करोगे, बट अगेन दोनों का ढांचा, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कोर डिफरेंट है। यहां पे भी अगर कंपनीज एक्ट की बात करूं या पार्टनरशिप की बात करूं, एंड सबसे पहले शुरू कर दूं मैं तुम्हें बताना कि फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो भाई, कंपनीज एक्ट को आप फॉर्म तब तक नहीं कर सकते, मैंने बोला था ना बाय लॉ, लीगली जब तक फॉर्म नहीं कर सकते जब तक आप खुद को रजिस्टर ना करा लो अंडर कंपनीज एक्ट 2013। बिना उसके यू कैन नॉट स्टार्ट योर कंपनीज जर्नी। एज अ कंपनी आप जर्नी शुरू नहीं कर सकते, कानूनी तौर पे खुद को एज अ कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ कोई भी हो, 1956 था ना, और 1956 में रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है। मैं लिख भी देता हूं, इट इज मैंडेटरी। अगर आप ये नहीं करवाओगे यू कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ कंपनी। बट पार्टनरशिप के तहत ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप के अंदर एक बेसिक एग्रीमेंट के थ्रू भी आप चालू कर सकते हो, एंड लेट मी टेल यू, एग्रीमेंट लीगल भी नहीं होता है। जब एग्रीमेंट में लीगैलिटी जोड़ दो, कानूनी पूरे पेज जोड़ दो, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तुम समझ रहे हो। पार्टनरशिप को इतना इजी है, एक पेपर उठाओ, या ओरल से भी चालू कर सकते हो आप। तो एक पेपर उठाओ, उसमें एग्रीमेंट करो कि हाँ भाई आज से काम करना चालू करेंगे, और आपकी पार्टनरशिप शुरू हो जाएगी। मतलब नॉट मैंडेटरी टू रजिस्टर। आपको खुद को रजिस्टर करवाना भी जरूरी नहीं है। दैट इज हाउ इजी इट इज टू फॉर्म पार्टनरशिप। बहुत आसानी से चालू हो सकती है, कोई लीगल पेपर नहीं। कल से अगर मुझे फील आता है कि मैं 4 लोगों को लेकर पार्टनरशिप चालू कर दूं, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कानून ने बोला है कि एक एग्रीमेंट कर लो, नॉट मैंडेटरी टू रजिस्टर, यू कैन स्टार्ट योर पार्टनरशिप जर्नी। कोई बढ़िया बात है, सब बढ़िया, बट कंपनी ऐसे चालू नहीं हो सकती। कंपनी के अंदर मैंडेटरी हो जाता है। अब सेकेंड मेजर डिफरेंस, ठीक है, फॉर्मेशन इज अ वन थिंग, सेकेंड मेजर डिफरेंस इज एक्ट। आखिर कौन सा एक्ट लगता है? तो यहां पे तो तुम्हें क्लियर है कि यहां पे कंपनीज एक्ट है। कौन सा? 2013। तो यहां पे पार्टनरशिप का अपना अलग एक्ट है, विच इज पार्टनरशिप एक्ट 1932।
ये दोनों एक्ट डिफरेंट हैं, दोनों एक्ट के अंदर क्लॉजेस बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। कंपनीज एक्ट काफी लेटेस्ट है, काफी एडवांस्ड है। पार्टनरशिप एक्ट कंपैरेटिवली काफी ओल्ड है, उसमें ऐसा कुछ रिन्यू नहीं हुआ है। हाँ, एक पार्टनरशिप के लिए एक 2008 में भी आया था, बट उसकी बात अपन को नहीं करना। अपन को अभी इधर LLP जो आया था, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008, उसकी बात नहीं करना। अपन को स्टिक रहना है पार्टनरशिप जो अपन ने अपने सिलेबस में पढ़ रखा है, विच इज 1932। इसका एक्ट डिफरेंट हो गया, इसका एक्ट डिफरेंट हो गया। नाउ मेरे को शायद नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, पार्टनरशिप के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। तो भैया मेंबर्स की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट कंपनीज। कंपनीज में मैं तुम्हें बता चुका, दो तरह की कंपनी हो सकती है। पहला तो हो गया प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड के अंदर अगर आप बात करो मिनिमम की, तो मिनिमम इसके अंदर 2 हो सकते हैं, और अगर इसी के अंदर मैक्सिमम की बात करो तो 200 हो सकते हैं। वहीं पे अगर आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड का मतलब क्या हो गया, शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई है, अब हर कोई उसमें पैसा लगा सकता है। प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स नहीं खरीद सकते आप, क्योंकि वो प्राइवेट है। पब्लिक लिमिटेड में क्या हो गया, आम जनता के लिए रास्ता खुल गया है। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, अगर आपको लग रहा है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, आपको भी पैसा लगाना है उस कंपनी की ग्रोथ में, क्योंकि आप भी जानते हो आने वाले टाइम में आपका पैसा डबल ट्रिपल न जाने कितना टाइम्स बढ़ सकता है, तो आप भी लगा सको, वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। तो ऐसे में इसमें मिनिमम जो होते हैं वो 7 मेंबर्स हो जाते हैं, और जो मैक्सिमम हो जाते हैं वो अनलिमिटेड हो जाते हैं। कितने भी लोग फिर पैसा लगा सकते हैं, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। तो यहां पे ये चीज हो गई। अब आ जाते हैं पार्टनरशिप पे। भैया पार्टनरशिप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। पार्टनरशिप के अंदर तो भाई सिंपल सी बात है, यहां पे मिनिमम जो होंगे ऑब्वियसली 2 होंगे, क्योंकि आप खुद से पार्टनर नहीं बन सकते। पार्टनर का मतलब ही 2 लोग होते हैं ना, मतलब तुम खुद को आईने के सामने खड़े रह के ये नहीं बोल सकते पार्टनर वी आर टुगेदर, नहीं, ऑब्वियसली देयर नीड्स टू बी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। तो 2 होते हैं। मैक्सिमम की बात करूं तो 50 होते हैं। अब तुमने इस पे कंट्रोवर्सी बहुत सुनी होगी कि मैक्सिमम 50 जो है उस पर बहुत कंट्रोवर्सी है, बट मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा फुल एंड फाइनल। तो उसके बाद तुम्हें कभी भी कोई और बुक में छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम 50 कैसे हुए। नाउ इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कंपनीज एक्ट की सहायता लेता है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, आयरनी देख रहे हो तुम, कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 अपने मैक्सिमम पार्टनर डिफाइन करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 की सहायता ले रहा है। इस कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एक सेक्शन है जो कहलाता है सेक्शन 464। उसके तहत डिफाइन कर दिया गया है कि मैक्सिमम 50 है। या फिर और अगर तुम्हें कंपनीज कंपनीज मिसलिनियस रूल्स की तरफ देखना है, जो कि सन 2014 में आए थे, तो उन्होंने भी सेम बात बोली है जो कंपनीज एक्ट ने बोली है कि मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं। अगेन अ क्रूशियल डिटेल विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पार्टनरशिप ने अपने मैक्सिमम तय करते हुए कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज के मिसलिनियस रूल्स 2014 में ये चीज मेंशन करी। पहले 2013 में एक बार मेंशन किया, फिर 2014 में दोबारा मेंशन किया। ये बेसिकली कंपनीज और पार्टनरशिप के नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में है कि कितने पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितने मेंबर्स हो सकते हैं। पार्टनरशिप में क्लियर, कंपनीज में क्लियर। अब एक चीज और आती है जो कि पार्टनरशिप को और कंपनीज को बहुत बड़े लेवल पे डिफरेंशिएट करती है। 3 पॉइंट हो गए, चलो चौथा पॉइंट। मैं खैर यहीं तक रहना चाहूंगा, 2-3 पॉइंट्स और हैं, पढ़ने को पढ़ लेंगे, लेकिन अगर तुम्हें यहां तक भी नॉलेज है तो तुम इसके बाद प्रॉब्लम में नहीं आओगे, आई कैन गारंटी। क्योंकि यहीं तक बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भैया हमें समझ में नहीं आता ये कंपनीज क्यों अलग है, पार्टनरशिप क्यों अलग है, दोनों ऐसा लगता है बहुत सिमिलर ग्राउंड्स पे है। मैंने तुम्हें समझाया ना कि कंपनीज के अंदर जो लायबिलिटी होती है, मैंने लिमिटेड क्यों लिख के रखा है, हाँ, जो लायबिलिटी होती है कंपनीज के अंदर वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड काय तक होती है, अमाउंट इन्वेस्टेड तक। जितना पैसा लगाया बेटा, अगर कंपनी डूबती है तो जो भी तुमने अमाउंट इन्वेस्ट किया था तुम्हारे हिस्सेदारी में, तुम्हारे शेयर्स में, तुम्हारा उतना ही पैसा डूबेगा। पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी है। मतलब अगर पैसा डूबा तो बेटा तुम्हारा घर बार बिक जाएगा, सारी चीजें चुकाते चुकाते। मतलब यहां पे जो तुमने कैपिटल लगाई थी वो तो डूबेगी डूबेगी, अगर उधारी बहुत ज्यादा हुई तो तुम्हें घर से पैसा लेके आना पड़ेगा। दीज आर द मेन क्रूशियल डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, जो इस पूरे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए। अब यहां तक मैंने तुम्हें जो भी बताया वो एक बेस तैयार करने के लिए था कि तुम पार्टनरशिप की यादें छोड़ के आ जाओ एंड कंपनीज एक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो जाओ। अब जब तुम्हें ये सारी टेक्निकलिटीज पता है, सारे डिटेलिंग्स पता है, और ये पता है कि कहीं ना कहीं कंपनीज
जितने भी बिजनेस फॉर्म्स तुमने ग्रेड 11th में बिजनेस स्टडीज में पढ़े थे, उसका सबसे आज के टाइम पे एडवांस्ड फॉर्म है, यानी सारे मोबाइल फोन का आईफोन है। तो तुम्हें कंपनीज एक्ट को अब आगे समझने में ज्यादा आसानी होगी। जब मैं सारी एंट्रीज करूंगा, जब सारी चीजों को मैं समझाऊंगा, तो तुम्हारे लिए ज्यादा क्लैरिटी होगी। अगर समझ में आ गया है तो लास्ट में, क्योंकि जिन्होंने लास्ट तक देखा उन्हीं को पता होगा कि भैया ने एक डायलॉग मारा था बिल्कुल लास्ट में जाते जाते, भैया शेयर्स सारे के सारे फोन मार्केट में आईफोन है। तो भैया आईफोन लिखा हुआ मिल जाना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में। जिन जिन का आईफोन लिखा होगा मैं उस कमेंट को लाइक कर दूंगा। इससे पता चलेगा कि किसने पूरा वीडियो एंड तक देखा है। तो मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। लेट मी थिंक अपॉन कि मैं और थ्योरी को एक्सटेंड करूं या फिर प्रैक्टिकल्स में तुम्हें बेस समझाना चालू करूं। वेट करना नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया।